गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे N+L नियम के बारे में। N+L रूल क्या है? तो N जो कि लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए, अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर N में लिखा हुआ है और L भी स्मॉल l है। तो ये आपने अभी देखा होगा जब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ाए थे, तो वहीं पे हमने लिखा था कि N जो इंडिकेट करता है, स्मॉल n जो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और L जो आपका अल्फ़ाबेट है वो इंडिकेट करता है आपका सेकेंड नंबर की जो आपकी क्वांटम संख्या थी, कौन सी वाली, दिगंसी क्वांटम संख्या, या फिर आपकी जो है जिसको हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये n यानी ये जो दोनों क्वांटम नंबर्स हैं, मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, ये आपको बताती है कि कौन से उपकोष की ऊर्जा, कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा ज़्यादा होगी और कौन से ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी। तो यही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि यदि किसी उपकोष के लिए N+L का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी तथा पहले भरी जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि N+L का मान कम का क्या मतलब है। देखो उदाहरण मैंने लिखा है कि यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि 4s तथा 3d उपकोष हैं। सपोज करिए हमने ले लिया एक 4s उपकोष है और दूसरा 3d उपकोष है, तो इनमें से किसकी ऊर्जा कम होगी और किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं आपके अफबाउ के नियम में कि हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न ऑर्बिटलों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम भरते हैं, यानी कम ऊर्जा वाला पहले और उससे ज़्यादा ऊर्जा वाला जो है हम भरते जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 4s और 3d उपकोष में किसकी ऊर्जा ज़्यादा है और किसकी कम, ये हमको N+L की वैल्यू बताएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है 4s के लिए, सपोज करो हम लेते हैं 4s के लिए। अब 4s के लिए n का मान कितना होगा, n बराबर होगा 4। क्यों होगा 4? क्योंकि n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है, तीसरी में है या चौथी में है। तो यहाँ पे तो चौथी कक्षा में है क्योंकि नंबर लिखा है ना 4, तो n का मान कितना हो गया 4। लेकिन L का मान कितना होगा, L का मान होगा 0। ये कैसे पता चला आपको कि L का मान 0 है? क्योंकि ये जब मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे तो उसमें लिखा है कि अगर आपका जो अगर S उपकोष मौजूद है यानी S ऑर्बिटल है तो L का मान क्या होता है, 0। अगर आपका P मौजूद है तो L का मान होता है 1, अगर D है तो L का मान होता है 2 और अगर F है तो L का मान होता है 3। ऐसा मैं आपको पहले लिखा चुकी हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है, 0। अब ऐड करेंगे दोनों को, यानी n का मान तो 4 है और l का मान 0 है। अब N+L यानी 4 + 0 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर N+ रूल हम 4s ऑर्बिटल के लिए लगाएं, 4s उपकोष के लिए लगाएं तो मान आता है 4। ठीक है, अब बात करते हैं 3D के लिए, यानी जो 3D उपकोष के लिए है n का मान कितना होगा। तो n का मान तो होगा 3 क्योंकि कक्षा हमारी कौन सी है, तीसरी कक्षा है। और L का मान कितना होगा, 2। क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में हम लोग चलते हैं। S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1 और D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3। तो N+L के अकॉर्डिंग अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 3 + 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये क्लियर हो गया यहाँ से कि 4s के लिए N+L की वैल्यू 4 है, जबकि 3D के लिए N+L की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि 4s उपकोष
पहले भरा जाएगा और 3D उपकोष आपका जो है बाद में भरा जाएगा। जबकि नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3D पहले आता है और 4S आपका क्या आता है, बाद में आता है। ये मैंने आपको ऑफबाउ के सिद्धांत के समय मैंने आपको बता दिया कि बच्चों ये नंबर होते हैं 1 2 3 4 का मतलब क्या है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। चौथी कक्षा आपकी सबसे बाहर वाली कक्षा है और तीसरी कक्षा आपकी उससे अंदर वाली कक्षा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा तो 4S में पहले भरा जाएगा और 3D जो कि अंदर मौजूद है उसको बाद में भरा जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, N+L रूल के अकॉर्डिंग है। अब इसी का सेकंड पॉइंट है, N+L जो रूल है इसके लिए सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। देखिए इसमें दे रखा है कि अगर दो उपकोष हैं, कोई भी दो उपकोष हैं और उनके लिए N 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं, अगर उनके लिए N+L का मान समान आता है, सपोज करिए कि N+L का मान कितना आ गया, बराबर आ गया, तो तब हम किस उपकोष को पहले भरेंगे ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो क्या कंडीशन है इसके लिए, अगर ऐसे कंडीशन में जहां पे N+L का मान दो उपकोषों के लिए बराबर आता है तो हम N का मान देखते हैं, यानी हम मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखते हैं। जिसका मान N के लिए, N का मान जिस उपकोष के लिए कम होगा वो उपकोष पहले भरा जाएगा। बच्चों ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसको मैं तुमको एग्जाम्पल से, आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए लिखा है मैंने कि हमने मान लिया कि दो उपकोष हैं हमारे पास, कौन से वाले, 2p और 3s, ठीक है। अब इनकी अगर हम N+L की वैल्यू निकालेंगे 2p और 3s के लिए तो काउंट करते हैं। देखिए 2p के लिए n का मान कितना होगा, n बराबर 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूसरी कक्षा में वो मौजूद है। अब l का मान कितना होगा, 1, क्योंकि ये तो मैं रिपीट कर करके आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आपका s उपकोष होता है l का मान 0, p के लिए l का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3 होता है। तो यहाँ पे 2p के लिए N का मान हो गया 2 और L का मान हो गया 1। अब ऐड करेंगे तो N+L कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3, यानी 2p उपकोष के लिए N+L का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब बात करते हैं 3s के लिए। 3s के लिए N का मान कितना होगा, 3, क्योंकि हमारी कक्षा कौन सी है, तीसरी कक्षा है। लेकिन L का मान कितना होगा, 0, क्योंकि S उपकोष के लिए L का मान हमेशा 0 होता है। तो अब N+L अगर हम करेंगे तो 3 + 0 हम करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 2p और 3s उपकोष के लिए N+L का मान बराबर आ रहा है, यानी 3 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम वैल्यू देखेंगे n की, यानी हम किसका मान देखेंगे, n का मान। अब n का मान किसके लिए कम है, n का मान जो है p वाले के लिए कम है। 2p के लिए n का मान कितना है, 2p। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि n का मान जिस उपकोष के लिए भी कम होगा वो उपकोष हमेशा पहले भरा जाएगा। ये आपका N+ रूल का सेकेंड स्टेटमेंट था। ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं विभिन्न उपकोषों में। इसके बाद इस चैप्टर का हम कहेंगे लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका अर्धपूर्ण तथा पूर्ण उपकोषों का अतिरिक्त स्थायित्व। देखिए अधूरा अलग होता है और अर्धपूर्ण अलग अलग होता है, ठीक है। अधूरा तो किसी भी ऑर्बिटल में अधूरे का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन अर्ध का मतलब होता है जितने भरे होने चाहिए उसके आधा। तो आपको मैं बता दूं कि S उपकोष जो है बच्चों, उसमें मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। S में आप 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। P में आप 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। D में आप 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं और F में आप 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो इनका आधा जितना होता है, S का आधा, S में 2 भरा ना, तो 2 का आधा कितना हुआ, 1। P में 6 भरा है तो 6 का आधा कितना हुआ, 3।
डी में अगर 10 भरे जाते हैं तो 10 का आधा कितना हो गया 5, और एफ में अगर 14 भरे जाते हैं तो 14 का आधा कितना हो गया 7। तो ये हमको जो हेडिंग लिखी है अर्धपूर्ण तथा पूर्ण उपकोषों का अतिरिक्त स्थायित्व का मतलब है कि जो हमारे ये विभिन्न उपकोष हैं इनमें जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो आधी भरी होगी या फिर पूरी भरी होगी, ऐसे उपकोष आपके अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? नंबर 1 रीज़न है इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण, यानी ऐसे उपकोष जो कि या तो आधे भरे हैं या फिर पूरे भरे हैं, ऐसे उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण हुआ होता है। जैसे आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक अगर आधा भरा डी उपकोष है, तो अभी हमने कहा था कि डी उपकोष में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आधे कितने होंगे 5। अब ये आधे भरे हैं, तो बच्चों आप लोग देख लीजिए कि ये जो आधे भरे हैं, देखिए इनमें एक सिमेट्री है। सममिति का मतलब क्या होता है? सिमेट्री है, बराबर है, इक्वल हैं। ठीक है, और जब इक्वालिटी होती है, जब एक सिमेट्री होती है, तो वो चीज़ क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है। दूसरा आप देखिए, अगर पूरा भरा है, या तो आधा भरा है या फिर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? एक स्टेबिलिटी है, यानी हम कहेंगे कि एक क्या है? बराबर चीज़ें जो हैं तो बराबर इलेक्ट्रॉन का वितरण है। तो जब चीज़ें बराबर होती हैं तो उनका क्या होता है? स्थायित्व सही होता है। आप यही देख लीजिए कि आप तराजू में कुछ तोलते हैं तो बराबर बैलेंस कब बनता है? जब दोनों तरफ क्या होते हैं? हमारे तराजू के दोनों पलड़ों पे क्या होते हैं? इक्वल वेट होता है, तभी वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी कब आती है? जब क्या होंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन जो है उपकोषों में बराबर भरे हुए होंगे। ठीक है, तो इसका एक और एग्जाम्पल है। देखो ये अभी लिखा है मैंने, उदाहरण क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम का एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। और बच्चों 101% क्या होता है? हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब आपका होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो क्रोमियम और कॉपर का जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट का कि अर्धपूर्ण तथा पूर्ण उपकोषों का अतिरिक्त स्थायित्व। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। ठीक है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। अब 24 जब हम भरते हैं तो आप अपनी कॉपी में पीछे चले जाइए। कहाँ चले जाइए? जहाँ पे मैंने आपको ऑफ-बाउ का सिद्धांत बताया है, आप अपनी कॉपी में वो पेज खोल लीजिए जहाँ पे तो बच्चों आप अपनी कॉपी का वो पेज पलट लीजिए जहाँ पे आपने लिखा है ऑफ-बाउ का नियम। वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, मतलब कैसे भरे जाएंगे। वहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, लाइक ऐसे इस तरह से जहाँ पे है। तो वहाँ आप देखिए कि 24 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भर रहे हैं। देखिए कैसे भरे जाएंगे। सिंपल उसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलें तो हम भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। अभी हमने पढ़ा था कि चौथा उपकोष पहले भरा जाता है 3d से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब गिनिए आप, ये 24 पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट हमने क्या लिखी है कि अर्धपूर्ण तथा पूर्ण उपकोषों का अतिरिक्त स्थायित्व। तो अब डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, एस में लास्ट वाला देखिए आप, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और डी में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक क्या हो जाती है, एक थोड़ा सा एक्सचेंज यहाँ पे शुरू हो जाता है। यहाँ से जो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो हटके कहाँ एडजस्ट होता है? डी वाले में। तो ऐसे में अब नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर लिखा भी है कि ये गलत माना जाता है। किसके केस में? क्रोमियम के केस में। अब क्या जो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का, किस रूल के अकॉर्डिंग? इस रूल के अकॉर्डिंग कि अर्धपूर्ण तथा पूर्ण कोषों का उपकोषों का स्थायित्व अधिक होता है। उस रूल के ये रूल नहीं है, बस बताया गया है कि ऐसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, पीछे वाला तो पूरा हमारा वही है, लेकिन यहाँ से देखिए ये S से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एडजस्ट हो गया?
डी में एडजस्ट हो गया। तो सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 4s1 और 3d5। क्यों है 4s1 और 3d5? आप देखिए कि s का उपकोष जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2 का आधा कितना हो रहा है? 1। और d में कितने भरे जा रहे हैं? 5 भरे जा रहे हैं। 10 का आधा कितना होता है? 5। जबकि पहले वाला जहां मैंने लिखा है गलत, अगर हम उसमें देखते तो ठीक है, s वाला तो स्थायी था क्योंकि उसके पास पूर्ण है, या तो आधे होने चाहिए या पूरे होने चाहिए। लेकिन ये जो डी वाला था ये कैसा था? अधूरा था। डी में 4 थे ना, तो 4 तो ना आधा है ना पूरा है, वो अधूरा भरा हुआ है। इसलिए जो है क्या यहाँ पे एक अपवाद, हम एक्सेप्शनल केस इसको बोलेंगे कि यहाँ से जो है 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में एडजस्ट होके 4s1 और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन देगा। ठीक है, ये क्रोमियम का है। नेक्स्ट यही एक आपका एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलता है? कॉपर के केस में। ठीक है, कॉपर का देखिए आप, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अब 29 को हम भरते हैं, कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2 और 3d9। ठीक है, ऐसे भरा जाता है। लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो क्रम होगा वो एक स्टेबिलिटी वाला होगा। तो यहाँ से यानी 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ? शिफ्ट। अगर इधर होता है तो 4s में 1 हो गए और 3d में कितने हो गए? 10। अब अगर हम इसका यहाँ देखें, देखिए तो 4s में 1 है, ये क्या है? आधा भरा हुआ है, और 3d जो है आपका वो पूरा भरा हुआ है। तो ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है। तो ऊपर वाला गलत माना जाएगा और नीचे वाला जो है सही माना जाएगा। किसके कारण? क्योंकि अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। किस रीज़न के कारण? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि क्यों और स्थायी होते हैं? वो लिखा है विनिमय ऊर्जा। देखो, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज होना। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक्सचेंज हो जाना, इधर उधर, एक की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहले वाला, इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन में सिमेट्री है तो क्या होंगे? वो आपस में आसानी से एक्सचेंज हो पाएंगे। देखिए लिखा है, एक उपकोष की विभिन्न ऑर्बिटलों में समान चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति अपनी स्थिति को विनिमय करने की होती है। आप देख रहे हैं ना कि सपोज करिए ये वाला है, तो यहाँ पे कैसा है? एक सिमेट्री है, और ये क्या कर सकते हैं? अपनी जगह को बदल सकते हैं। भाई हम तभी अपनी जगह को बदल सकते हैं जब, एक्सचेंज का मतलब बदलना, अपनी पोजीशन बदलना, जब हम एक जैसे होंगे। अगर हमारा साइज, हमारी शेप अलग अलग है तो हमें एक्सचेंज करने में दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ तो एक सिमेट्री है ना, ये यहाँ बदल सकते हैं, ये वाला पहली जगह आ सकता है, यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ बदल सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसे हैं। तो ऐसे करने में क्या लिखा है? ये एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी जगह को। और इस विनिमय के कारण, ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट, इस विनिमय के कारण तंत्र की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों हो जाती है तंत्र की ऊर्जा कम, सिस्टम की ऊर्जा कम हो जाती है? क्योंकि इस प्रक्रिया में जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब हम अदल बदल कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगी? हमारी एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, लिबरेट होगी एनर्जी। और इसी उत्सर्जित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विनिमय ऊर्जा कहा जाता है। अब विनिमय ऊर्जा का क्या मतलब है स्टेबिलिटी से? मैंने कहा कि अभी जो है ये विनिमय ऊर्जा जो है हमारी क्या होती है? जब हम अपनी पोजीशन बदल रहे हैं तो ऐसे में हमसे कुछ ऊर्जा, यानी सिस्टम से कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? विनिमय ऊर्जा कहा जाता है। अब विनिमय ऊर्जा से क्या फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी पे, वो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है। देखिए, विनिमयों की संख्या जितनी अधिक होगी, यानी जितनी ज़्यादा हम एक्सचेंज करेंगे, उतना ही
अधिक विनिमय ऊर्जा का मान होगा, और जितनी ज़्यादा विनिमय ऊर्जा का मान होगा वो उतना ज़्यादा जो है सिस्टम को स्थायित्व प्रदान करेगा, यानी हमारा सिस्टम जो है उतना ही स्टेबल होगा। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि एक अर्धपूर्ण तथा पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम विनिमय संभव है। क्यों विनिमय संभव है? क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक जैसा होता है, और इसीलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को बदलते हैं। तो क्योंकि विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा एक्सचेंज होगा, ज़्यादा अपनी पोजीशन बदलेंगे, ज़्यादा ऊर्जा होगी, ज़्यादा ऊर्जा होगी तो हमारा सिस्टम ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये दो रीज़न हैं, मोटे मोटे तौर पे दो रीज़न हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण के कारण, और दूसरा जो है अधिक विनिमय ऊर्जा होने के कारण जो है हमारे अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ पे एक दो जो आपके क्या कहेंगे उनको तत्व हैं उनके मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। स्कैंडियम का 21 होता है, तो देखिए लिखा है कैसे कैसे लिखा जाता है। टाइटेनियम का 22 होता है, वो भी लिखा है। वेनेडियम का 23 होता है, और क्रोमियम का देखिए 24 होता है। तो इसमें जंप कहाँ पे करता है? पहले तो सीधे सीधे लिखा जा रहा है 3d1, सिर्फ लास्ट वाला आप लोग देखिए, लिखा है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। अब क्या होना चाहिए था क्रोमियम के केस में 3d4 4s2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, वही आपका रूल्स के कारण कि जो आपके अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने पिछले अभी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, मैंने वहाँ 4s1 पहले लिखा था, ठीक है? तो उससे आप ये मत समझिएगा कि और यहाँ पे 3d मैंने पहले लिखा है, लेकिन जो आपने अफबाउ का नियम लिखा उसमें भरना इसको पहले पड़ता है, इसलिए वहाँ पे पहले ये लिखा है और मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा। लेकिन एक्चुअल में ये देखिए, ये आपका पहली कक्षा है, ये 1s है ना, 1s पहली कक्षा है। ये 2p है, इसमें कौन कौन आ गया, s भी आ गया, pp आ गया, आपकी दूसरी कक्षा है। और ये 3 है ना, ये तीसरी कक्षा है आपकी। तो एक्चुअल में ये नाभिक है, नाभिक की पहली कक्षा है ये, ठीक है? ये आपकी 1s वाली है, ठीक है? ये आपकी दूसरी कक्षा है। अब इस दूसरी कक्षा में कौन कौन मौजूद है? 2s भी मौजूद है और 2p भी मौजूद है। ये आपकी तीसरी है, इसमें कौन कौन मौजूद है? 3s भी मौजूद है, 3p भी मौजूद है और 3d भी मौजूद है। लेकिन होता क्या है, और ये आपकी सबसे बाहरी कक्षा है जिसको हम कहेंगे 4s, और 4p भी मौजूद होगा आपका, जो है 4p के बाद जो है 4d भी मौजूद होगा, और यहाँ से तो हमारा 4f भी शुरू हो जाएगा। लेकिन भरते वक्त जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि तीसरे वाले की, तीसरी कक्षा के, ये कक्षा है ना, ये कक्षा है और ये बच्चों उप कक्षा है, ठीक है? ये तीसरी आपकी कक्षा है, और तीसरी कक्षा के कितने भाग हैं? ये 3 भाग हैं, 3 उपकक्षा हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 11th है, 11th क्लास है और उसके 2 सेक्शन हैं, A B, कहीं C भी होता है। वैसे ही 12th क्लास है, 12th क्लास के क्या होते हैं? 2 या 3 सेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये सेक्शन हैं आपके, ठीक है? 3s, 3p, 3d ये आपके सेक्शन हैं, और 3 आपका क्या है? 3 आपकी कक्षा है, आपकी क्लास है 3 वाली। तो है तो ये क्या कहेंगे, छोटी क्लास है ना, तीसरी क्लास छोटी क्लास हुई, चौथी क्लास बड़ी क्लास हुई। लेकिन इलेक्ट्रॉन को भरते समय क्या होता है, ये चौथी वाली पहली भरी जाती है, और वो भी चौथी सारी नहीं, सिर्फ चौथी s वाली जो है पहले भरी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से आएंगे अगर आप रूल से अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो यहीं आपका जो है 2nd चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। अभी गुड बाय।